अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में मैं सोरायसिस के कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर बात करूंगा। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो कि बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, ये एंटीबॉडीज़ अपने ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन के कुछ सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेलरेटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी स्किन के पुराने सेल कंटिन्यूसली डेड हो रहे होते हैं जो कि शेड हो जाते हैं और नए सेल बन रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस सारे प्रोसेस की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तकरीबन 8 टू 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर वाइट कलर के फ्लेक्स बन रहे होते हैं, सफ़ेद कलर के छिलके उतरते हैं, रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इसको गौर से सुनना है। देखिए, सोरायसिस में सारे अलामतें, सारी सिम्टम्स आपकी स्किन पर आ रही हैं। आपकी स्किन पर स्केल्स बन रहे हैं, इचिंग हो रही है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये स्किन की कोई डिज़ीज़ नहीं है। असल में ये बीमारी है आपकी गट की, आपकी खुराक की, आंत की। देखिए, ये एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है और सोरियासिस के अलावा जितनी भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हैं उनका मोस्टली काज हमारी गट में प्रॉब्लम है। अब क्या होता है कि हमारी गट में बहुत सारा नॉर्मल फ्लोरा होते हैं और वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। अगर हमारे नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होते हैं या उनकी तादाद कम हो जाती है या फिर और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी गट डिस्टर्ब होती है, तो क्या हो जाता है कि हमारी गट लीक करना शुरू कर जाती है, हमारी खुराक की आंत लीक करना शुरू करती है। बिल्कुल मामूली सी लीकेज होती है। इस लीकेज में से कुछ फूड पार्टिकल्स निकल कर हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और हमारी बॉडी इसको हमारे लिए ख़तरा समझती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, उसको किल करने की कोशिश करती है और यही ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह बनती है। इसलिए आप नोट करेंगे कि जितने भी सोरायसिस के पेशेंट हैं उनकी दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ एसोसिएशन होती है, जिनमें कुछ जॉइंट्स की डिजीज़ हैं, उनके जोड़ों में दर्द रहता है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ का ताल्लुक हमारी खुराक की आंत से है, जिसमें शामिल है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। अब बात करेंगे रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कि अब हमने करना क्या है। एल-ग्लूटामाइन जो कि एक नेचुरल अमाइनो एसिड है, एक प्रोटीन है, जो कि एक बेस्ट रेमेडी है गट को हील करने के लिए। एल-ग्लूटामाइन हमारी गट की लाइनिंग को स्ट्रेंथन करता है। ये अमाइनो एसिड लीकी गट होने से बचाता है और अगर लीकी गट हो तो उसको इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये कोलन सेल को फीड करता है और गट की म्यूकस लाइनिंग को बेहतर करता है, जिससे हमारी गट का इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। एल-ग्लूटामाइन के बारे में दो चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर एक तो ये है कि आपने एल-ग्लूटामाइन कितनी मिकदार में लेना है। आमतौर पर एल-ग्लूटामाइन जो कि प्रिस्क्राइब किया जाता है एथलीट को या फिर बॉडी बिल्डर्स को, वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप इस मसले को सेट करना चाहते हैं, लीकी गट को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एल-ग्लूटामाइन लेना होता है। आपको खाना होगा 10 मिलीग्राम ऑफ ग्लूटामाइन 3 टाइम अ डे, यानी कि दिन में 3 मरतबा आपने 10 मिलीग्राम ग्लूटामाइन इस्तेमाल करना है अगर आप इस मसले को हल करना चाहते हैं तो। अब कोशिश करें कि इसको पाउडर फॉर्म में लें। इसके अलावा इसके कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन एक कैप्सूल जो है वो 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम का होता है, इसलिए कैप्सूल खाना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें। और दूसरी बात जो जानना ज़रूरी है कि जब भी आप एल-ग्लूटामाइन खाएं तो बिल्कुल खाली मैदा हो, आपका एम्प्टी स्टोमक हो, ताकि सारे रिसेप्टर जो हैं इसके इजीली अवेलेबल हों और ये मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो सके। क्योंकि अगर आपने खाना खाया होगा तो आपके खाने में मौजूद प्रोटीन इन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसलिए अगर आप इसे खाली पेट लेंगे तो ये बहुत बेहतर काम करेगा। सेकंड रेमेडी है टमेनो ऑयल। ये आपको ऑनलाइन ईजीली मिल जाएगा। इसकी बहुत अहम खूबी यह है कि यह स्किन को रीग्रो करवाने की और हीलिंग पावर रखता है। यह सोरियासिस के लिए एक बेस्ट चॉइस है। इवन यहाँ तक कि कुछ लोग इसको लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, लिहाजा आप इस ऑयल को टॉपिकली यूज़ करें। सोरियासिस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 3 रेमेडी है विटामिन D3 और विटामिन K2। पिछली वीडियो में मैं विटामिन D3 और सोरियासिस का कनेक्शन बड़ी तफसील से बता चुका हूँ। सोरायसिस के पेशेंट में विटामिन D3 बहुत कम मिकदार में होता है, लिहाजा आप 10,000 यूनिट ऑफ विटामिन D3 और 100 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन K2 इस्तेमाल करें। ये दोनों विटामिन कम्बिनेशन की फॉर्म में भी आते हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा अपनी स्किन के बारे में समझते हैं कि हमारी स्किन के सेल्स में एक केमिकल होता है जो कि अमाइनो एसिड और शुगर से मिलकर बना होता है। अब देखिए, कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और कुछ फैट से बनते हैं और बॉडी के कुछ पार्ट्स प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनते हैं।
जब प्रोटीन्स और शुगर से मिलकर हमारे बॉडी का कोई पार्ट बनता है तो बहुत सारे नए फंक्शंस कर सकता है। जैसा कि जो टिश्यू प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है वो बहुत सारा पानी होल्ड कर सकता है, बहुत सारी सेक्रीशंस खारिज करता है ताकि लुब्रिकेशन में हेल्प कर सके। इसलिए हमारी कॉलन या गट की अंदर वाली लेयर है उसमें ये मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी साइनसिस के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी यही स्ट्रक्चर मौजूद होता है और हमारी स्किन में भी यही अमाइनो शुगर कम्बिनेशन स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, सिक्रीशन करवा रहा होता है। प्रोटीन और शुगर के कम्बिनेशन से बनने वाला ये स्ट्रक्चर जो हमारी स्किन की साख्त में मौजूद होता है इसे हम कहते हैं GAG यानी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है हमारी स्किन में मौजूद कोलेजन और इलास्टिन को, जो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। स्किन को हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहते हैं और ये जितनी भी शुगर यूज़ करती है उसका 1/5 इस केमिकल ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन बनाने में यूज़ होता है। इसके बारे में हम इतनी ज़्यादा बात इसलिए कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट हैं सोरासिस के, उनके यूरिन में ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, यानी कि इसका मतलब है कि इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। इसके अलावा बॉडी अपनी ही स्किन में मौजूद GAG के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही होती हैं जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। अक्सर देखने में आया है कि अगर आप में सोरासिस है और आप में ये एबनॉर्मल प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, अक्सर देखने में आया है कि जिन लोगों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है उनमें भी यही सेम प्रॉब्लम होता है। इस GAG के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने की वजह से उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, जो कि हमारी गट को प्रोटेक्ट कर रही होती है। क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि ये म्यूकस लेयर हर तरह के इम्यून रिएक्शंस के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। अगर इसकी प्रोटेक्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी हर तरह के इम्यून रिएक्शंस के लिए एक्सपोज हो जाएगी। रेमेडी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो इसी GAG स्ट्रक्चर्स का प्रीकर्सर्स हैं और इस प्रीकर्सर्स का नाम है NAG एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये NAG प्रीकर्सर यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है GAG के स्ट्रक्चर के लिए। रिसर्च डाटा शो करता है कि ये सोरासिस के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। ये एक्चुअली हेल्प करता है सोरासिस में रैपिडली डिवाइड होने वाले सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने में, लिहाजा इसका अहम किरदार है इन सेल्स की ग्रोथ रेगुलेशन में। ये GAG की ग्रोथ बढ़ाता है जिसकी वजह से अगर आप में लीकी गट है तो ये उसको बेहतर करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है और कुछ हद तक ये जॉइंट पेन्स के मसले में भी काफ़ी हेल्पफुल है और सोरासिस के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रहा है। इसके अलावा ये इम्यूनो सप्रेशन प्रॉपर्टीज़ भी रखता है। ये सोरासिस में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले T सेल्स को सप्रेस करता है जो कि ऑटोइम्यून रिएक्शन करवाकर सोरियासिस की वजह बन रहे होते हैं। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है सेल्स को रिपेयर करने के लिए। अगर आप इस रेमेडी को कंसीडर करना चाहते हैं तो आप 1000 से 2000 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं और टाइम के साथ साथ इसको बढ़ा भी सकते हैं। इन रेमेडीज़ के इस्तेमाल के बाद अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें कमेंट में ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।